अब देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि हमने देखा था कि मोर टू लेस, यानी मोर प्रोडक्शन टू लेस रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस में हमने देखा था कि क्या क्या है, एनर्जी, ऊर्जा, और उसके बाद पानी की भी बचत करनी है। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें करनी है तो ऊर्जा, तो हमने देखा कि ऊर्जा का जो सलूशन है वो निकला जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोग्राम होंगे किसानों की आय पे भी ध्यान दिया जाएगा। एक तरफ तो संसाधनों की क्या की जाए, यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से किया, तो वहां पर बिजली वाला भी बिकेगा उनका। ठीक है, तो उससे कुछ इनकम जनरेट होगी। अब मुद्दे पे आते हैं हम पानी के। तो पानी के लिए क्या व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने दूसरी योजना जो चलाई, वो चलाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कि हर खेत को, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, यानी हर खेत को पानी, प्रत्येक बूंद अधिक उत्पाद। ठीक है, तो ये स्थिति जो चलेगी, तो इसमें 3 प्रकार से व्यवस्था बनाई जाएगी। पहली चीज तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, और प्रत्येक खेत को पानी, तो इसका मतलब कि पानी का भी तो यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। तो इस जो योजना है, इसका उद्देश्य क्या है कि पहला मुद्दा यह है, तो हर खेत को पानी, और हर खेत को पानी देना होगा, तो कुछ तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका उपयोग करो, और जो भगवान बरस रहे हैं उसको भी तो हम संचय करेंगे ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तालाब और दुनिया भर के जितने भी क्या है कि उसमें ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है उसका भी हम व्यवस्था करें, कि अगर हम कोई तालाब बनाते हैं, उसको हम व्यवस्थित करते हैं, तो उसमें पानी स्टोर होगा, तो कहीं ना कहीं वो पानी छन के नीचे जाएगा ना, लेवल उसका जितना डाउन हुआ है उसका लेवल भी बराबर होगा, और जो पानी बचेगा उसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। वैसे तो पानी इधर उधर बहता रहता है, केवल यही तो मुद्दा होता था। तो हम इस योजना का जो जो मेन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या है कि हर खेत को पानी पहुंचे, और हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए सरकार अपनी तरफ से भी कुछ करेगी। क्या करेगी कि जो व्यवस्था है, नहरों का निर्माण करेगी, सिंचाई से परियोजनाएं स्थानांतरित करेगी। दूसरी चीज, जनता का भी दायित्व बनता है कि वह जल का संचय करे, और जल का संचय करने में सरकार उसकी सहायता करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, यह योजना 1 जुलाई 2015 में प्रारंभ की गई। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन जुलाई 2015। यह योजना, योजना का नाम सर? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMAIS। यह योजना 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई, और इसका उद्देश्य समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इसका उद्देश्य समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से जल के उचित प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। जल के उचित प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन जुलाई 2015। इट्स पर्पज इट्स पर्पज इज टू इनकरेज proper use of water proper use of water through proper टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या चीजें थी कि इसमें कहा गया कि यह योजना जो है, यह 5 वर्षों में यानी 2015-16 के से लेकर 2019-20 तक। ठीक है, अगर देखेंगे तो 2015-16 के बजट में प्रस्ताव हुआ था, और इसका जो 5 वर्ष की व्यवस्था बनाई गई थी, यानी 2019-20 के बजट में, पिछले बजट में भी इसकी स्थिति आई थी। अब देखिए क्या करना है कि इसमें सरकार का कितना खर्च होगा, क्योंकि अब अगर समुचित प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हुआ कि उनके लिए वाटर की व्यवस्था भी करनी होगी, उनके लिए टेक्नोलॉजी की भी व्यवस्था करनी होगी। अगर तालाब बनाना है तो मिला बिना सरकारी सहायता तो वो बनेगा नहीं। ठीक है, गांव वाले तो इतने समझदार है नहीं। तो स्थिति ये आती है कि आगे हिंदी वाले लोग लिखेंगे कि इस योजना में 5 वर्षों में
ब्रैकेट में लिखेंगे 2015-16 से 2019-20। इस योजना में 5 वर्षों में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सॉरी सर, लेट हो गए आज। अरे कोई बात नहीं। लिखिए, इस योजना में 5 वर्षों में 5,000 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया है। 5,000 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया है। इन दिस प्लान provision of expenditure rupees 500। ध्यान रखिएगा, 5,000 करोड़ नहीं लिखेंगे, 50,000 करोड़ लिखेंगे। करेक्शन कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। ₹50,000 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया है। इन दिस प्लान प्रोविजन ऑफ एक्सपेंडिचर रुपीज 50,000 करोड़ इन 5 years। 5 year। ठीक है, यानी कि इसमें कब से कब तक का टाइम ड्यूरेशन होगा, अंग्रेजी वाले लोग भी लिख लेंगे। 5 year हैज बीन मेड। अगर आप पूरा लिखना चाह रहे हैं, बस आपको मालूम रहना चाहिए कि कब से कब तक है। 2015-16 से, यानी 2015-16 टू 2019-20। ठीक, हो गया जी सर। ठीक है, आगे लिखिए। इस योजना में केंद्र एवं राज्यों के व्यय का अनुपात, इस योजना में केंद्र एवं राज्यों के व्यय का अनुपात, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सेंटर एंड स्टेट। इस योजना में केंद्र एवं राज्यों के व्यय का अनुपात 75/25 है। 75/25 है। The ratio of expenditure on center and state to the scheme is 75/25। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको और याद रखना है, क्या कि जबकि विशेष राज्यों के लिए ये 90/10 होगा। विशेष राज्य का मतलब क्या हुआ, वो पूर्वी क्षेत्र जो है, जबकि विशेष राज्यों के लिए 90/10 होगा। वेयर एज फॉर स्पेशल स्टेट 90/10। हो गया सर। ठीक है, अब यहां पर आप लोग लिखिए वो जरा, हाँ जरा इसका ऑब्जेक्टिव लिखिए क्या है, या विषय वस्तु। इस योजना के कंपोनेंट क्या क्या है जिसपे फोकस करना है। लिखिएगा, प्रत्येक बूंद अधिक उत्पाद। अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, हिंदी वाले लोग भी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, प्रत्येक बूंद पर अधिक उत्पाद। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, माइक्रो इरिगेशन की तरफ। ठीक है, यानी सूक्ष्म सिंचाई। दूसरा लिखेगा जल संचय। जल संचय में वर्षा जल संचयन, अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल
संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिट्टी की नमी का संरक्षण, मिट्टी की नमी का संरक्षण, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मिट्टी की नमी का संरक्षण, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। उसके बाद भूजल पुनर्भरण, भूजल पुनर्भरण इसका मतलब क्या हुआ कि जो भूमि का जल है उसको जल का संचय कर करके क्या किया जाए, पुनः ग्राउंड लेवल वाटर को क्या किया जाए, बराबर में किया जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक, तो ये तो काम हो गया। अब देखिए कि ये सारी चीजें कैसे आएंगी, क्योंकि इसके लिए अगर हम देखें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट लगेंगे। ठीक, मिट्टी की नमी का संरक्षण करना है तो भी उसके लिए कुछ इक्विपमेंट लगेंगे, कुछ व्यवस्था होगी। भूजल पुनर्भरण किया जाएगा यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाएगा, तब भी हमको क्या है, तालाब वालाब बनवाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर मुद्दा आया कि जो ये 75% और 25% का मुद्दा है, ये कहां से लिया जाएगा, इसके लिए सहायता कौन करेगा? तो सरकार ने क्या किया, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ध्यान रखिएगा जुड़ता जा रहा है ना, इन सारी चीजों को क्या करने के लिए, फिल करने के लिए कहीं ना कहीं बैंक की जरूरत पड़ेगी। अब एग्रीकल्चर से अगर रिलेटेड है तो इसमें किस बैंक को शामिल किया जाए कि हाँ आप कृषि क्या बोलते हैं, कृषि के लिए लोन देंगे, इतना इनको देंगे, इतना इनको देंगे, किस तरह से देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कर रहा है, आप लोग लिखेंगे, एक हेडिंग डालिएगा, कृषि साख, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कृषि साख, साख का मतलब उधार। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि जो जब कोई बैंक खुलता है तो उससे पहले जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होता है, यानी सहकारी क्या बोलते हैं, कृषि वाला बैंक नहीं करें। अगर कोई कमर्शियल बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई बैंक खुल रहा है तो सरकार बैंक क्यों खोलती है, क्योंकि पूंजीपतियों के पास तो ऑलरेडी पैसा है। बैंक किसकी सहायता के लिए, आम जनता के लिए। ठीक, तो सरकार जब कोई बैंक खुलवाती है तो सार्वजनिक बैंक में देखिए दो शेड्यूल आता है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो इसमें तो आरबीआई दो कैटेगरी बनाई है कि अगर आप क्या करते हैं, अपने लोन का जितना भी परसेंट है 100% में से अगर इतना परसेंट मैक्सिमम आप जनता को प्रोवाइड करते हैं तो हम आपको अगर क्रेडिट की कभी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी तो हम आपको देंगे, उधार देंगे। लेकिन जो सेकंड सूची वाली बात आती है उसमें कहा जाता है कि अगर आप, तो क्योंकि सेकंड सूची में उसी को डाला जाता है जो जनता के लिए ज्यादा पैसा नहीं निकालेगा, तो इसका मतलब कि अगर आप इस काम में नहीं करते हैं तो आप पहली सूची में नहीं है, दूसरी सूची में। तो हम आपको कभी भी अगर आपको अर्जेंट जरूरत पड़ेगी तो हम आपको एक चवन्नी ना देने वाले। ठीक है, तो स्थिति क्या है कि तो इसलिए यहां पर लिखिए, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई नीति के आधार पर, बेस्ड ऑन द पॉलिसी सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई नीति के आधार पर निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के बैंक, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई नीति के आधार पर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों को, दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों को अपने कुल ऋण का, अपने कुल ऋण का based on the policy set by the central government, banks of both private and public have to make 40% of
40% of their total loans, 40% of their total loans available to priority areas, priority areas। क्या लिखेंगे? केंद्र सरकार द्वारा तय की गई नीति के आधार पर निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों को अपने कुल ऋण का 40% भाग 40 40। अब इस समय देखिए अभी बढ़ेगा, अभी जब बजट पढ़ाएंगे तो जहां डेटा बदलना होगा हम बदलेंगे, पहले समझ लीजिए। 40% भाग प्राथमिकता क्षेत्रों को, ऋण का भाग प्राथमिकता क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है। प्राथमिकता किसको दी गई है? एग्रीकल्चर को। टोटल लोन अवेलेबल टू द प्रायोरिटीज एरिया, क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है, 40% होगा। अब इसमें कौन कौन से ऋण आएंगे? इसमें देखिए अब इसमें कौन कौन से ऋण आएंगे? प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड। अब अगर मान लीजिए कि गांव वाला व्यक्ति या प्राइमरी सेक्टर वाला व्यक्ति कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहता है, डेयरी लगवाना चाहता है, तो हमने आपको पढ़ाया था क्या? कृषि से संबंधित गतिविधियां। तो इसका मतलब कि पशुपालन करेगा तब भी वो इसी सेक्टर में आएगा ना, मुर्गी पालन करेगा तब भी इसी सेक्टर में आएगा, झींगा पालन करेगा, मछली भी करेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर किसको किसको बैंक लोन देगी? इसमें लिखिएगा उपलब्ध कराना होता है। इनमें कृषिगत ऋण अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे एरियाज के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। दीज आर एग्रीकल्चरल लोन्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कृषिगत ऋण, लघु उद्योग तथा 10 लाख तक आवास ऋण मुख्य है। 10 लाख तक आवास ऋण मुख्य है। दीज आर एग्रीकल्चरल लोन, कामा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड अप टू 10 लाख हाउसिंग लोन्स। तो आप देखिए इसमें प्रायोरिटी किसको दी गई है? कृषि को और लघु और आपका 10 लाख आवास ऋण। हाँ, तो ये किस सेक्टर को? जो प्राथमिकता सरकार, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर लिखिए आगे लिखिए, कुल ऋण का 18% भाग the provision of making 18% of the total loan available, the provision of making 18% of the total loan available to the agriculture sector is also, कुल ऋण का 18% भाग कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराने का प्रावधान, कुल ऋण का 18% भाग कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराने का प्रावधान भी ऋण नीति में शामिल है। ऋण नीति में शामिल है। अब देखिए कितना परसेंट टोटल है? 40%। अंग्रेजी वाले लोग लिख लिए हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर के आगे बता दीजिए सर। एग्रीकल्चर सेक्टर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द लोन पॉलिसी, अब देखिए क्या कर रहा है कि 18% प्रायोरिटी है, किसको देना है? एग्रीकल्चर सेक्टर को। किसमें? 40% में से, ठीक है, क्योंकि 40% तो वो दे रहा है।
तो 40% देने के बाद 18% पर्टिकुलर केवल एग्रीकल्चर को देना है, बाकी जो बचा है उसमें लघु उद्योग और जो ऋण आवास है वो ऋण आवास को देना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया ना, किसमें प्रायोरिटी किसको दी गई? कृषि। सर एक डाउट है हाँ बोलिए। सर, ये टोटल 100% 18% है या 40% 18%? नहीं, ये आपका जो भाग है ये 40% इसकी प्राथमिकता दी जाएगी, 100% नहीं लेंगे। इसमें जो कृषिगत ऋण है और इसको 18% में फिक्स कर दिया गया। ये जो 40 रुपया आएगा इसमें से 18 रुपया पर्टिकुलर किस क्षेत्र को जाएगा? ठीक है, एग्रीकल्चर को जाएगा। वो 100% टोटल का 18% है। हाँ, अरे भाई 100 रुपया में 40 रुपया आवंटन कर दिया बैंक। अब 40 रुपया में 18 रुपया जाएगा सिर्फ समझ के गया लिए। सर, समझ गया। बस अब आगे लिखिएगा, अगला लिखिए क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी। क्रेडिट कार्ड योजना, आगे उसमें किसान लगा लीजिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या था कि किसान आराम से फ्लेक्सिबल तरीके से क्या पाए, अपने समय पे लोन पा जाएं। नहीं तो पता चले गेहूं बोए टाइम पे कागज लगाए हैं और मैनेजर पास ही नहीं किया, तो अब 1.5 महीना बाद लोन पास हो रहा तो बेचारा लेके क्या करेगा। इसलिए उन्हें क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई कि जब मन करे तब जाके अपना क्या करेंगे, ये लोन ले लेंगे और उस क्रेडिट कार्ड पर इन्हें लोन मिल जाएगा, ताकि वह जब आवश्यकता हो तब। क्योंकि भाई देखिए, बिना पैसे की कोई चीज नहीं हो पाएगी। सब सारा संसाधन तो हम बना दिए, लेकिन उन संसाधनों को खरीदने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए हमें मेन चाहिए क्या? रुपया। ठीक है, तो अब स्थिति क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपका भी टारगेट वही है, क्योंकि बिना उसके तो ये सारे संसाधन बेकार है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिएगा केसीसी योजना 1998-99 में किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से, केसीसी योजना 1998-99 में इन 1998-99 provision has been made to provide लिखिएगा, provide farmers with flexible banking system। केसीसी योजना 1998-99 में किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से लचीले और कम खर्चीले तरीके से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता देने का प्रावधान किया गया है। In 1998-99, provision has been made to provide farmers with flexible banking system and provide adequate and timely credit support in less expensive manner। सर एक बार हिंदी में रिपीट करेंगे क्या? एक आधा वर्ड छूट गया है। ठीक है, केसीसी योजना 1998-99 में किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से लचीले और कम खर्चीले तरीके से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
ऋण सहायता देने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ा जाए। जी सर थैंक ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित और कौन कौन सी योजनाएं हैं इसको देख लीजिएगा। लिखिएगा RIDF। RIDF हिंदी वाले लोग लिखेंगे ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF। लिखेगा इसका कार्य कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ऋण उपलब्ध कराना है। इट्स वर्क इज टू प्रोवाइड स्पेशल लोन फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसका कार्य कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ऋण उपलब्ध कराना है। इट्स वर्क इज टू प्रोवाइड स्पेशल लोन फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर। रिपीट कर दीजिएगा। विशेष ऋण। इसका कार्य कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ऋण उपलब्ध कराना है। इट्स वर्क इज टू प्रोवाइड स्पेशल लोन फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जो सरकार के द्वारा ये RIDF यानी एक ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि का जो स्थापना की गई, तो इसका मतलब कि एक ये नया काउंटर बनाया गया है कि यहां से पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब इस काउंटर का हेड काउंटर कोई होगा ना, कि इस काउंटर पे पैसा कहां से आएगा। तो जैसे बैंक में जाते हैं तो आप देखते हैं ये कार लोन है, ये होम लोन है, तो अलग अलग लोग बैठे रहते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ, वो काउंटर किसका है? कोई पर्टिकुलर बैंक होगा तभी तो काउंटर बना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना होगी, इसको फंडिंग करेगा कौन? इसकी स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत होगी। लिखिएगा इसकी स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत 1995 में की गई थी। इट वाज एस्टैब्लिश अंडर नाबार्ड इन 1995। इसकी स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत 1995 में की गई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर नाबार्ड इन 1995। ठीक है, ओके। अब अगला लिखिए जी स्वाभिमान योजना। स्वाभिमान योजना या कार्यक्रम लिख लीजिएगा, स्वाभिमान योजना भी लिख सकते हैं। इसकी शुरुआत 10 फरवरी 2011 को की गई थी। 10 फरवरी 2011। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्टिकुलर मतलब अलग अलग काउंटर को अलग अलग जगह दिया गया कि जहां ये ना पहुंच पाए वहां ये पहुंचे। तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपका लक्ष्य क्या है कि 1000 से अधिक तथा मैदानी क्षेत्रों में 1600 के से अधिक की आबादी वाले जहां बैंक नहीं है, वहां पर आप इसको लेके क्या करेंगे? कार्य करेंगे। जैसे हम अभी कभी ऐसा होता है ना कि मोबाइल की गाड़ी, अभी मोबाइल वाली गाड़ी चलती है ATM कि नहीं है तो गांव में जाती है, हफ्ते में 3 दिन जाती है, तो जिसको निकालना हो गांव जाने के ATM जरूरत नहीं है, उसी मशीन में डाल के वो गाड़ी से निकाल ले पैसा, अपना चला जाएगा। तो ऐसी जगहों के लिए अब क्या वो गाड़ी लखनऊ में घूमेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ सुविधा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, केवल एक आध पॉइंट लिख लीजिएगा। इट एम वाज टू रीच बैंकिंग फैसिलिटीज। इसका लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्रों में 1000 से अधिक, इसका लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्रों में 1000 से अधिक तथा मैदानी क्षेत्रों में 1600 के से अधिक की आबादी वाले 1600 से अधिक की आबादी वाले बैंक रहित गांव में
बैंक रहित गांव में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना था, बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना था। Its aim was to reach banking facilities in more than 1,000 in hilly area, and जी सर। क्या लिखेंगे इसमें, and more than 1,600 in field area areas bankless village, bankless village, bankless village population लिखिएगा। ठीक है, हिंदी में रिपीट कर दीजिएगा। हिंदी में रिपीट कर दें। इसका लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्रों में 1,000 से अधिक तथा मैदानी क्षेत्रों में 1,600 से अधिक की आबादी वाले बैंक रहित गांव में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना था। ठीक है, और एक और लिखिए आगे, ATMA एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी। हिंदी तो बड़ी खतरनाक होती है इसकी। कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। अंग्रेजी हिंदी वाले लोग इसको शॉर्ट में लिख लेंगे आत्मा। ATMA, आत्मा जब आएगा तो ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, वर्ड से क्या लग रहा है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि जो सारी इक्विपमेंट की व्यवस्था होगी उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, उसको रेगुलेट करने वाले भी। अब पैसा फेंक दिया गया, सारी चीजें दे दी गई, अब पता चला कि वो सड़ रहा वहां पहुंच गई, तो यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए। यानी कि इन सारी चीजों को मैनेज करके जो काम करने की प्रक्रिया है उसको हम क्या करें, किस तरह से क्या करें कि उसको किस तरह से मैनेज करें, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई किसको, ATMA को। तो ध्यान रखिएगा कि ये केवल क्या करेगा, ये केवल विज्ञान केंद्रों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ जोड़कर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का गठन करने का ये निर्णय जो लिया गया है, इसका लक्ष्य जो है वो क्या है, वो सारी चीजों का प्रबंधन करना है। इसमें कुछ आप लोगों को लिखना नहीं। ठीक है, तो ये देखिए कि ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें थी। क्लियर है? सर यही लाइन लिखवा दी सर, जो बोली जो अभी आपने, सबका प्रबंधन करना है। लिखेंगे मतलब मानेंगे नहीं। याद रहेगा याद रहेगा सर। चलिए इसे लिख लीजिए। जी सर। लिखिएगा, केंद्र सरकार ने नवंबर 2005 को, नवंबर 2005, केंद्र सरकार ने नवंबर 2005 को किसानों तक नई तकनीकी और आवश्यक जानकारी पहुंचाने के लिए on November 2005 the central government through connecting farmers and village panchayats to district level administrative units
units, comma, agricultural science centers, agricultural science centers and NGOs NGO फुल फॉर्म क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ठीक ऑर्गेनाइजेशन। है, ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर एंड NGOs, comma, to bring new technology and necessary information to the farmers केंद्र सरकार ने नवंबर 2005 को किसानों तक नई तकनीकी और आवश्यक जानकारी पहुंचाने के लिए किसानों एवं ग्राम पंचायतों से लेकर जिला स्तर की प्रशासकीय इकाई, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा कौन से जिले में कहाँ कितना सामान गया है, यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब गांव जाके नहीं पूछ पाएंगे ना। जिला स्तर की प्रशासकीय इकाई, कामा, कृषि विज्ञान केंद्रों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ जोड़कर आत्मा के गठन का निर्णय लिया। आत्मा का मतलब समझ लीजिएगा, आत्मा के गठन का निर्णय लिया, यानी वही एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कम से कम याद तो रहे। तो ये बताइए आत्मा में कौन कौन से लोग हैं? NGO है, NGO है, साइंस जिला सेंटर स्तर की है, प्रशासनिक इकाई है, ग्राम पंचायत है, हाँ किसान है, हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र है, और जिला NGO है। स्तर तो की आप लोग क्या प्रशासनिक इकाई, करेंगे? कृषि विज्ञान हाँ, केंद्र। तो अगर आपको शॉर्ट में कहीं लिखना होगा फार्मूला लेके, तो आत्मा इक्वल टू किसान विलेज पंचायत प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर प्लस NGO। तो शॉर्ट में याद रहेगा आत्मा में कौन कौन है, शरीर भी है, जीव भी है, ठीक है, बुद्ध ने कहा था ना। तो ये हो गया है आपको जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्लियर हो गया ना कि सरकार ने उसके पीछे क्या बैकअप दिया है। तो स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन आ गया, स्पेशली फॉर द मैदानी किसान क्षेत्र क्रेडिट कार्ड योजना से ना। हाँ, नहीं, स्वाभिमान योजना पहाड़ी और कहाँ, मैदानी किसके क्षेत्र। उद्देश्य क्या है? बैंकलेस अच्छा पहाड़ी वो और मैदानी क्षेत्रों बैंकलेस के लिए। विलेज में फैसिलिटीज मैदानी सेक्टर में बैंकिंग सुविधा। हाँ ठीक है, तो आप लोग फ्रंट पे विशेष श्रेणी। आप लोग जरा फ्रंट पे आइए, एकदम विजुअल होइए, तब 2-4 क्वेश्चन पूछा जाए। अब आप लोगों को समझ में आ गया हो, वो पहाड़ी वाला। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राष्ट्र स्वाभिमान योजना है, इसका जो टैग लाइन था, इसमें आपको क्या निकल के आ रहा है, आप जरा बताइए। किसानों के लिए ही है, तो आप अगर देखा जाए तो इसमें क्या निकल के आएगा। जैसे आज राहुल गांधी बड़े उदास थे पेपर में, उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ बेच के क्या कर रही है, बजट पास कर रही है, यानी सब फिर जो बचा कुचा था वो भी बेच दिया। ठीक है, वो आदमी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, हमको लगता है। ठीक है, दिक्कत ये है। हमने कहा था, हम आपको बताए थे कि क्या स्थिति है कि आपको मालूम है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरफ बढ़ रही है? कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है।
अब ये बताइए, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम बनते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम अगर बन जाते हैं तो स्थिति क्या होगी? हमारे देश में विकास की प्रक्रिया होगी। जी सर। ठीक है, मानते हैं कि यार कोई बात नहीं है कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। गलतियां क्या है? हो सकता है कि वो भी कुछ प्लान बना के बैठा, ऐसा बेवकूफ थोड़े ना कि चुनाव आ रहा है, रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। प्लान बना के बैठा है ऐसे ही सर। ठीक है, अब आपको बताएं क्या प्लान है। आपको क्या लगता है कि सेंट्रल की वैकेंसी नहीं आती है? आप जाके देखेंगे, आप लोग केवल सरकारी रिजल्ट खोलते हैं। भाभा इंस्टीट्यूट में लगभग 500 वैकेंसी खाली स्टोनो की है, जो कि एसएससी नहीं निकाल पाता है। ठीक है, इंजीनियर की है, साइंटिस्ट की है, इसरो में वैकेंसी निकली है, अलग अलग। बस खाली हम खोजते हैं सरकारी रिजल्ट.com। तो उस पे क्या है कि अब ये जैसे पहले वैकेंसी आती थी कि 70,000 वैकेंसी रेलवे में आई तो हल्ला मच जाता था, बैंक में 50,000 आई तो हल्ला मच जाता था। अब उसमें कमी हो गई है, बाकी लोगों में, बाकी चीजों में कमी नहीं। और यहाँ मुद्दा क्या है कि ये जिम्मेदारी, बजट पास हुआ तो उसमें कितने लोग कह रहे हैं कि रोजगार पे कोई, रोजगार की जिम्मेदारी दे दी गई है राज्य सरकारों। ठीक है, क्योंकि आप मालूम है कि हम कॉलर किसकी पकड़ सकते हैं? मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब जैसे देखा जाए कि रोजगार जो जिस स्टेट में होगा वहां के मुख्यमंत्री को गाली देगा, और वहां मुख्यमंत्री जान रहा है कि ये लोकल की राजनीति है, अगर हम देंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जब हम आप सोच सकते हैं तो आपको नहीं लगता कि वहां तमाम बैठे हैं सोचने वाले कि जनता क्या सोच रही है? हम ही आप में से तो वहां हैं। अभी हम सड़क से जाएंगे, मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस में है, चीफ सेक्रेटरी है कोई, तो अब मान लीजिए चीफ सेक्रेटरी का बच्चा है तो वो भी तो ज्ञान देगा अपने पापा को कि कैसे आईएएस हो यार, जीतोगे बिल्कुल नहीं। क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि अब की बीजेपी सरकार कुछ क्या है, जादू की पिटारा खोलेगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा परेशान ना हो, अभी लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव आने के पहले बहुत जबरदस्त वैकेंसी आएगी और सब लोग पेपर दे दे के जाएंगे। और ये जिम्मेदारी ज्यादातर किसके ऊपर छोड़ दी गई? राज्य सरकार। अब ये बताइए कि हम अंबानी और अडानी को लेके काम कर रहे हैं। अगर अब जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो रेलवे का ठेका उसने प्राइवेट कंपनियों को दिया था, और उसमें लगभग 35 से 37 कंपनियां थी। अब आपको लगता है कि सरकार अगर नेशनल हाईवे बन गया तो नेशनल हाईवे में क्या, वो एक पर्टिकुलर एजेंसी बनाई गई है कि आप अपना पैसा लगा के फर्स्ट क्लास बनाओ और उसके बाद पैसा वसूलो। तो वसूल लो, जिस दिन तुम्हारा मूलधन निकल जाए और प्रॉफिट निकल जाए उस दिन तुम्हारा टोल हम हटवा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सरकार अब उस स्तर पे नहीं उतर पाएगी कि हम चलें अब रोडें बनवाएं, साल भर एक के काम है, तब तक दूसरी तरफ चिल्लाने लगेंगे आप। सरकार का काम क्या है? मैनेजमेंट देखना। अब यहाँ पर मुद्दा आ रहा है कि कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पतला हो गया, मोटा हो गया, चौड़ा हो गया, महंगा हो गया। ठीक है, रेलवे स्टेशन कह रहे हैं कि बेच दे रहे हैं। अरे यार, सुंदरीकरण हो रहा है रेलवे स्टेशन का और तेजस का। मान लो कि जैसे जापान में, चाइना में अगर ट्रेन चलने लगी, क्योंकि मालूम है कि हम फंडामेंटल राइट हमारे पास बहुत जबरदस्त है। हम गाड़ी में क्या करते हैं, सरकारी है ट्रेन, कोई बोलेगा नहीं क्योंकि लिखा है कि स्टेशन आपका है, तो हमारा है ही। हम पान खा के, मसाला खा के गाड़ी में थूक देते हैं, कोई बोलता है? लेकिन प्राइवेट वाले में थूक दोगे तो कम से कम सुधारेगा, 2-4 घंटा आप देगा, 500 फाइन लगा दे, उतार देगा कि निकल जाओ यहाँ से। तो अगली बार जब तो अब स्थिति क्या है कि अब वो जो प्राइवेट वाली ट्रेन चलती है उसको मेंटेन करेगा ना, आपके भी दिमाग में आएगा ना कि ये प्राइवेट गाड़ी है। क्योंकि इसके पहले तो अपने पापा की थी, कुछ भी करेंगे, पहिया खोल ले जाएंगे, पंखा खोल ले जाएंगे, ट्यूबलाइट खोल ले जाएंगे, क्या मतलब? हमारे घर में पंखा नहीं है इस समय, और इसमें इतना पंखा लगा हुआ है, इतना चोरी की जरूरत है डब्बे में। तो स्थिति क्या है? आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे हमको जबरदस्ती मेंटेन किया जा रहा है, और वो कर पाएंगे प्राइवेट वाले? ठीक है, अब स्थिति क्या हुई कि सरकार लॉजिस्टिक पार्क बनवाने के लिए उसके पास नहीं इतना पैसा है। अब यहाँ पर मुद्दा ये आ रहा है कि अगर सरकार इतने सारे काम ले लेगी अपने हाथ में, जितना डेवलपमेंट करना है, तो अब ये बताइए कि उसको वर्ल्ड बैंक से पैसा वो उधार लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? और जब यहाँ पे आपको मालूम है कि 1 रुपया जब सरकार पाती है तो उसमें 20 पैसा खाली ब्याज का जाता है। ठीक है, अब यहाँ मुद्दा क्या हुआ
कि अगर हम लिबरल इकोनॉमिक तरफ जाते हैं, देखिए सुधार होता है तो कुछ न कुछ गाली तो सुनेंगे ही, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई कचड़े वाली, ठीक है, तो गरियाएंगे तो है ही। तो वो मुद्दा अलग का है। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब कोई चीज होती है तो उसका विरोध होता है, उसके बाद तब फाइनली आके अंतिम में स्वीकृति मिलेगी। अब उसके बाद वही स्थिति आएगी 3-4 साल बाद, जब देखेंगे भारत की स्थिति, जब कहेंगे कि नहीं यार मोदी सही कर रहा था, ये गलत कर रहा है, यही मुद्दा आएगा। लेकिन यहाँ की जनता को क्या चाहिए? तुरंत हाथ में दे दो, कुछ दे दो बस खुश कि हाँ सरकार बहुत अच्छी है। फ्यूचर अगर देख रहा है तो स्थिति वही आती है कि जितने प्राइवेट, अगर मान लीजिए 35 लॉजिस्टिक पार्क बनाने के क्या टेंडर दिया गया, अगर सरकार उसको बनाती तो आपको नहीं लग रहा है कि उसके लिए वो अलग से पैसा उधार लेती, क्योंकि बजट पास करना था। यस सर। उधार लेती तो उस पर कुछ परसेंट टैक्स भी लगता, जी इंटरेस्ट। सर। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने प्राइवेट को दे दिया तो अपने ही देश के लोग उसको लगा रहे हैं, जी सर। ठीक है। तो 35 लॉजिस्टिक पार्क जल्दी से जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि उनको क्या है, उनके पास पैसा है और वो लगा देंगे। तो जब बनवा दोगे और लगा दोगे तो जब 2-4 साल में आपका बेसिक पैसा निकल जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट भी हो जाएगा, उसके बाद सरकार कहेगी भैया एक काम करो अब इसको छोड़ दो, बन गया ना, आपने विदाउट कैश डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, आप पैसा लगाए, हमारा पैसा भी वही पैसा लॉजिस्टिक वाला हम कहीं और विकास पे लगा रहे हैं, तो क्या बुरा है? नहीं ना। तो स्थिति क्या आती है? अब उन्होंने कहा कि देखो LIC, कमेंट करने वाले बहुत हैं, क्योंकि देखिए तह तक नहीं जाते हैं। अभी किसान बिल पे सब आंदोलन करने चले हैं, अभी किसान से जाके पूछ दो 2-4 के अलावा कि कौन सा बिल है, क्या बिल है, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हम जानते हैं, सब लोग बैठे हैं तो हम बैठे हैं, बात खत्म। ठीक है, यही हिंदुस्तान। तो यहाँ मुद्दा सबसे बड़ा वो है। हाँ सर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है सर, बजट से रिलेटेड, कि जैसे है ना कि अमेरिका में और दूसरे देशों में जब हाथ में पैसा दे दिया गया था व्यक्तियों के, तो सर यहाँ पर क्यों नहीं दिया जा सकता जिस तरीके से अभी जो चल रहा है बजट भाई? मुद्दा ये है, देखिए अमेरिका की जो पॉलिसी है, वहां का सिस्टम और वहां का संविधान अलग है, उसके पास पैसा है। मुद्दा ये नहीं है कि पैसा वहां क्यों दे दिया गया, वहां की जनता बड़ी समझदार है। ट्रम्प दिल लुटाए पड़े थे, सब कुछ लुटा दिए, लेकिन उन्होंने कहा ना दोबारा नहीं। लोकतंत्र की परिभाषा आप देखिए, ट्रम्प को बेहोशी आ रही है, वो गद्दी नहीं छोड़ना पा रहे थे कि महाभियोग लगाना पड़ा कि हटाओ। तो वहां पे उनके पास पैसा है भाई, जितनी आपकी इकोनॉमी है उतना तो वो बाहर स्टेट में अपनी आर्मी रखने में खर्च कर देते। अब सरकार, मोदी जी बोले थे कि 15 लाख देंगे, कहाँ दिए? तो अब जरूरी नहीं है कि देंगे, कैसे देंगे, इनडायरेक्टली वे में देंगे, कैसे देंगे। तो वहां की पॉलिसी ये मत करिए कि अब जैसे भारत में भी जब बेरोजगारी पढ़ाएंगे तो वहां के व्यक्ति के पास कार नहीं है तो वो गरीब है, लेकिन भारत में क्या है, रोटी नहीं, रोटी का आकलन किया जाता है, कार का नहीं, क्योंकि उसका लेवल वहां का है कि भाई सबके पास कार है, एक के पास कार नहीं है तो कहा गया कि ये गरीब है। उसका फर्स्ट क्लास मकान है न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, VIP व्यवस्था है, नौकरी, लेकिन कार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये गरीब है, BPL में है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये बताओ, भारत में सब कुछ संपन्न होने के बाद हमारे यहाँ कंपेयर किस पे होता है? हमारे यहाँ 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी कंपेयर होता है कि पेट भर पा रहा है कि नहीं भर पा रहा है, वो कार से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो गरीब है। यहाँ हम उस स्तर तक जा ही नहीं रहे, यहाँ हम देख रहे हैं कि अगले पेट भर रहा है, इसका पेट नहीं भर रहा है, ये गरीब है। तो देश की अलग की बात है। अब अफ्रीका में चले जाएंगे तो वहां कभी सुनवन किए होंगे, वहां का बजट कभी देखे हैं? नाइजीरिया, चाहे चाड, सोमालिया, तो अब वहां बजट क्या है? कोई चर्चा नहीं। अब इस समय आपका बजट जो है वो थोड़ा सा पोर्शन अच्छा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, ज्यादातर शेयर कर दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का, ताकि हर चीज एक साथ बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, अलग अलग लोग क्या करेंगे, लेके बनवाते रहेंगे। अब जब बनवा लेंगे, जब देख लेगी सरकार के एकदम रेलवे डेकोरेशन कर दिए हैं, स्टेशन चमक रहा है, रेलगाड़ी है वो जापान वाली चल रही है, वंदे भारत देखे है ना, अब उसको और थोड़ा पतला करेंगे तो बुलेट ट्रेन वाली प्रोसेस आएगी। तो जब एकदम मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि जनता को मार मार के प्राइवेट वाले क्या करेंगे, मेंटेन कर देंगे, थूक दिए तो 500 रुपए जुर्माना देंगे, तुरंत जाओगे अंदर, और ट्रेन से उतार देंगे, आधे रास्ते में ऐसे जगह उतारेंगे यहाँ स्टेशन न मिलेगा। ठीक है, तो अब स्थिति क्या है,
कि धीरे धीरे 2-4 साल में ये लोग लाइन पे आएंगे कि गाड़ी में थूकना नहीं चाहिए, ठीक है, बिना टिकट की यात्रा नहीं करनी चाहिए, प्राइवेट वाला है। तो जब ये लोग धीरे धीरे मेंटेन हो जाएंगे तो इनको जानते हैं क्या है, कुत्ते पूंछ सीधी नहीं होती, उसमें पाइप लगाना पड़ता है। चलो, तो जब सीधी हो जाएगी तो हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, सब कुछ मेंटेन हो गया ना, सब कुछ मेंटेन हो गया, तो हम क्या करेंगे, जब उनका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा तो सरकार है भैया कि अब बेच दो तुम, काम खत्म, जितना तुम लगाए थे हमसे ले लो, काम खत्म, तुम मेंटेन कर दिए, अब जाओ तुम कुछ दूसरा ले लो टेंडर। रेलवे और सड़क और लॉजिस्टिक पार्क सब मेंटेन हो गए, तो क्या ये बताइए, क्या ये बुरा है? नहीं बुरा सर, तो नहीं है सर, लेकिन बुरा नहीं तो सर। नहीं है सर, लेकिन आगे जाकर के अगर जो सरकार, अगर सरकार बदलती है और वो सरकार अ, बेचना लेना ही नहीं चाहती है, तो फिर वो तो अरे पॉलिटिशियन के हाथ में रहेगी। लेना नहीं चाहती है तो एक चीज होती है ना कि अगर हम आपको घर दे रहे हैं, कमरा दे रहे हैं, तो आपसे क्या लेंगे हम? हमने कहा कि एक काम करो, हम आपको कमरा दे रहे हैं, 4-5 कमरे हमारे पास हैं, आप हॉस्टल चलाओ, ठीक। आपने रेंट कहा कि लेंगे, आप, सिंपल सी हाँ बात है। सुनिए, अब सिंपल सी रेंट बात, तो लेंगे ही सर। ठीक है। अब स्थिति क्या आती है कि हमने दे दिया वैसा नॉर्मल घर, और आपने इसको क्या किया, एकदम चमका दिया, टाइल्स वाइल्स लगा के एकदम वीआईपी व्यवस्था कर दी, यानी किराया जो हमारा 3,000 था उसको कर दिया 5,000। भाई सुविधा दे रहे हैं आप ना, ठीक। हमने 5 कमरा दे दिया था, अब वो 3,000 की जगह क्या है, आप 5,000 किराया ले रहे हैं, तो हमारा घर थोड़ी ना रजिस्ट्री कर दिए हैं हम आपको, वो भी है। ठीक है। हमारा घर मेंटेन करा दिए आप, 3-4 साल का एग्रीमेंट था, आप कमा लिए भैया, बस काम खत्म है, अब हम अपना घर खुदे चलाएंगे, मेंटेन करा दियो जाओ। लेकिन हम कबो नहीं मेंटेन करवा पाते क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं। अब हम अगले सम साल काइंड से ऑफ लीज, बस लीज यही, एक तरीके से, हाँ। हाँ बस वही चीजें हैं, सरकार बेच थोड़ी ना देगी। अब मान लो तेजस और हवाई अड्डे पे, हवाई जहाज पे शेयर कम कर दे सरकार, तो उतारोगे कहाँ? सारा अड्डा तो सरकार है, खेत में उतारोगे, किसी घर में उतार दोगे? तो ले जाओ अपनी जहाज, हम उतरने ही नहीं देंगे। अब रेलगाड़ी कहाँ लेके जाओगे, कि करे स्टेशन पे जबरदस्ती किसी घर में घुसा दोगे रेलगाड़ी? पटरी तो हमारी है, ठीक है। अगर तुम नहीं दोगे ट्रेन तो हम चलने नहीं देंगे, हम ट्रैक बदल देंगे, जाओ वहां पटरी खत्म हो गई, वहीं खड़ी हो जाओगे, तो अब काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब जबरदस्त सरकार है, जो चाहे सो कर सकती है। यही स्थिति जब हम आजाद हुए तो हमारे पास बैंक नहीं था। अब समस्या उठी कि यार पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे हर जगह बैंक नहीं है। अभी देखो लिखवाए है ना कि 1,000 और 1,600, यहाँ तक अभी तक बैंक नहीं। अब सोचो, लेकिन उसके पहले जो महाजन और साहूकार थे उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंध एंड पंजाब बैंक, फलाना बैंक, ढिमका बैंक, दुनिया भर के सारे बैंक खोल डाले थे, उनकी हर जगह ब्रांचेस थी। तो अब ये बताओ कि अगर सरकार ने क्या किया, बस उठा के एक बार बोली क्या, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, काम खत्म, सरकार हर जगह पहुंच गई। अब अगर बताओ ब्रांच बनाती तो आज तक वो बनाते ही रह जाती। बस पहले से उसमें क्या था, पहले से वो लाल झंडा पोते थे, अब तिरंगा झंडा फहरा दिया गया, बात खत्म। झंडा तो अपना देश है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि संविधान में लिखा है कि संपत्ति पर अंतिम अधिकार सरकार का होता है, ठीक है। आप मान लीजिए आपका कोई मकान है, आप नहीं देना चाहते हैं, सरकार को अर्जेंट है, वो गिरवा के ले लेगी, कुछ ना बिगाड़ पाओगे तुम। फाइनली वो कह देगी कि तुम 10 गुना रुपया ले लो, 20 गुना रुपया ले लो, हम 30 गुना दे रहे हैं, लेकिन अब नहीं मानोगे तो हम इसको जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे, बात खत्म। तो आप कहोगे कि अभी लोकतंत्र खतरे में है। अरे कुछ करने ही जा रही है आप लोगों के, चाइना थोड़ी ना है। लेकिन चाइना वाले रोल पे भी आ सकती है, क्यों? क्योंकि समाजवादी सबसे उच्च कोटि की व्यवस्था है, अगर वो नीचे आएगी तो साम्यवादी पाएगी तो निकृष्ट हो सकती है। तो ये भी तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आपका जो है जितनी भी योजनाएं थी, आप इन योजनाओं को ध्यान रखिएगा। और थोड़ी सी जो योजनाएं हम आपको बता दिए हैं, इन सब पे थोड़ा बजट अभी पढ़ाएंगे, हम थोड़ा प्रिपेयर कर लें, क्योंकि उसके जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी टफ होती है, हमको समझने में खुद 3 दिन लग जा रहा है, ठीक है। जी सर। अब उसको थोड़ा सा यूज कर लें, तो अब उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जरा दूसरा वाला पॉइंट लिखते हैं कि हमने पानी की व्यवस्था कर ली, पानी कैसे आएगा उसकी व्यवस्था कर ली, इक्विपमेंट की स्थिति क्या क्या होगी। अब हम आते हैं जरा दूसरे नंबर पे कि अब हमें जो खर्च करना पड़ता है, खर्च किससे करना पड़ता है, जिसके बिना उत्पादन नहीं होगा, जैसे यूरिया और पेस्टिसाइड।
तो आप दूसरी हेडिंग डालेंगे, पॉइंट 2 लिखेंगे। पॉइंट फर्स्ट पे क्या लिखा था हमने? सिंचाई लिखी थी। हाँ मोर टू लेस वाटर। हाँ हाँ, इसी पे। तो ठीक है, अब हम दूसरे पे आएंगे, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, उर्वरक एवं कीटनाशक। फर्टिलाइजर में क्या क्या चीजें आएंगी? यूरिया। सीधा सीधा याद रखो, एनपीके आ जाएगा, यूरिया एनपीके आएगा। एनपीके। ठीक है, तो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की बात करेंगे। तो अब आप लोग जो कल उस दिन क्वेश्चन लिख के कल ले आए थे, कल या परसों जो बोल रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग लिखवा रहे हैं, तो इसमें आपको डेटा भी मिलेगा, तमाम जानकारी भी मिलेगी। तो आप इसको थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को करेक्ट करिएगा मिला के। इसमें पहले लिखे फर्टिलाइजर। देखिए, पहला मुद्दा तो ये है कि जो भारत है, भारत जो है वो अपनी यूरिया की आवश्यकता की आपूर्ति 80% क्या है, स्वदेशी ही करता है, बाहर से नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, अभी हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इन पेस्टिस जो फर्टिलाइजर है उनका निर्माण किससे होगा? 3 से होगा, एनपीके। तो भारत अपनी जो यूरिया की जो आवश्यकता है उस 80% की भाग की आपूर्ति स्वदेशी उत्पादन से करता है। लेकिन जो फास्फेट है और पोटास है, ये क्या है, आयात ही करना पड़ता है हमको। तो जब तीनों को मिलाएंगे तभी तो यूरिया कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यानी क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि एक बार यूरिया बोई जाती है, एक बार पोटास बोया जाता है, फास्फेट मिला के वो जो धूल टाइप का होता है वो क्या करता है, फास्फेट और पोटास क्या करता है, उसको ग्रो करने में बहुत तेजी से मदद करता है, मिट्टी में उर्वरक क्षमता और क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि मिट्टी का कॉम्बिनेशन ही एनपीके। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, तीनों मिलकर ही क्या है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हमारे पास यूरिया तो क्या है, 80% उत्पादन हम कर ले रहे हैं, लेकिन जो फास्फेट यानी फास्फेट और पोटास है, इन दोनों का हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या है, अधिकतर हम किस पे निर्भर हैं, इंपोर्ट पे ही निर्भर है। ठीक है, तो अब स्थिति क्या आती है कि इसीलिए सरकार क्या करती है, क्योंकि ये जब बाहर से आती है तो अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति लेके आता है तो वो महंगे में बेचेगा, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, उसका टैक्स, उस देश का भी टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सारी मिल के क्या है, वो महंगी हो जाती है, और किसान इतनी कैपेसिटी में खरीद नहीं सकते हैं। तो सरकार को मजबूरन इन पे क्या देना पड़ता है, सब्सिडी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लिखिएगा भारत अपनी यूरिया आवश्यकता के 80% भाग की आपूर्ति, भारत अपनी यूरिया आवश्यकता के 80% भाग की आपूर्ति, इंडिया इज सप्लाइंग 80% of its urea requirement. India is supplying, या इंडिया इज फुलफिल 80%, सप्लाइंग या फुलफिल दोनों इंपोर्टिंग हुआ सर, इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट नहीं कर रहा है भाई। अभी हिंदी वाला पहले सुन लीजिए तब देखिए। भारत अपनी यूरिया की आवश्यकता के 80% की आपूर्ति भारत अपनी यूरिया आवश्यकता की 80% भाग की आपूर्ति स्वदेशी उत्पादन से कर रहा है। इंडिया इज, ठीक है, इंडिया इज फुलफिलिंग 80% ऑफ यूरिया रिक्वायरमेंट, 80% ऑफ यूरिया रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंडिजीनियस प्रोडक्शन कर रहा है, परंतु अपनी फास्फेट तथा पोटास उर्वरक आवश्यकताओं हेतु, परंतु फास्फेट तथा पोटास उर्वरक आवश्यकताओं हेतु आयात पर निर्भर है। बट फास्फेट
phosphate and potash are dependent on imports for fertilizer requirements, आयात पर निर्भर है। हो गया? Yes, sir. लिखिएगा, पॉइंट में लिखिए। अब जरा लिखिए यूरिया फास्फेट तथा पोटास ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे एनपीके, पोटास अर्थात मिश्रित उर्वरकों पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी अरे इज गिवन, ये लाइन फिर से बोल दीजिए, यूरिया, पोटास, फास्फेट, एनपीके। एनपीके ब्रैकेट में लिखिएगा, यूरिया, फास्फेट तथा पोटास मिश्रित उर्वरकों पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी इज गिवन टू फार्मर्स ऑन यूरिया, फास्फेट एंड पोटास फर्टिलाइजर या मिक्स फर्टिलाइजर लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. लिखिएगा जी, दूसरा सर। पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, किसान वास्तविक लागत का केवल 25% से 40% भुगतान करते हैं। फार्मर पे ओनली 25% to 40% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। किसान वास्तविक लागत का केवल 25 से 40% भुगतान करते हैं। समझ में आ गया? वास्तविक लागत का मतलब समझ रहे हैं ना? सर 25 से किसान वास्तविक लागत का केवल 25 से 40% भुगतान करते हैं। तो ये बताइए, हमारी सरकार किसानों को जबरदस्त सब्सिडी देती है कि नहीं? यस सर। 75% तक सब्सिडी दे सकती है वो। तब सोचिए कि अगर हम 400 रुपया में यूरिया पा जाते हैं सब्सिडी पे, तो इसका मतलब कि अगर मान लीजिए 425% होगा, एक आंकड़ा ले लें कि 425% होगा, तो इसका मतलब 75% कितना बचा? 4 4 8 4 12 1200 रुपया सरकार भर रही है अपनी जेब से। 1200। ठीक है, उसके बाद भी सरकार को गरियाएं। वही ना, तो कहते हैं ना कि थोड़ा पढ़ लिख लेते तो सब ठीक हो जाता। जानकारी नहीं है, न्यूज देख के, पेपर देख के गरियाते हैं, क्या बताया जाए। किसान वास्तविक लागत का केवल 25 से 40% भुगतान करते हैं और शेष लागत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है। फार्मर पे ओनली 25 to 40% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट एंड रिमेनिंग कॉस्ट आर क्या बोलेंगे इसको, सब्सिडाइज्ड, एंड रिमेनिंग कॉस्ट आर सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सर शेष लागत के बाद क्या बोले हैं? शेष लागत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है। सरकार ने क्या कहा बेचने वाले से कि भैया एक काम करना, जो किसान बही दिखाएगा उसका एक कॉपी ले लेना, उसे 400 रुपया दे देना, और जब तुम हमारे पास आओगे तो हम क्या करेंगे, जितने भी किसान बही के पन्ने हमको देंगे उतने 1200 रुपया हम तुमको क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। लेकिन अगर कहूँ एक को गायब कर दिए तो अगर नहीं मिला तो हम 1200 रुपया वसूल लेंगे। ध्यान रखना। तो इसका मतलब मार्केट में दो रेट हो गया। एक नॉर्मली जो यूरिया है, अगर उसका दाम देखा जाए तो 1600 हो गया, और एक उसी में मिल रही किसान को मिल रही कितने में, 400। तो अंतर समझ में आ गया? ठीक है। अब उसके बाद आप लोग लिखेंगे नई यूरिया नीति 2015, न्यू यूरिया पॉलिसी 2015।
नई यूरिया नीति 2015 लिखेगा मई 2015 को, मई 2015 को व्यापक नई यूरिया नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। ऑन मई 2015 द कॉम्प्रिहेंसिव न्यू यूरिया पॉलिसी वाज अप्रूव्ड। मई 2015 को व्यापक नई यूरिया नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे ऑन मई 2015 द कॉम्प्रिहेंसिव न्यू यूरिया पॉलिसी वाज अप्रूव्ड, whose main purpose is to increase indigenous यूरिया प्रोडक्शन प्रदान की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी यूरिया उत्पादन में वृद्धि तथा यूरिया इकाई की क्षमता में वृद्धि करना था। यूरिया इकाई की क्षमता में वृद्धि करना था। यूरिया इकाई क्षमता का मतलब क्या कि फर्टिलाइजर वाली कंपनी बैठानी थी। अंग्रेजी वाले लोग लिख चुके हैं? हाँ सर। कहाँ तक हुआ है? Yes. Indigenous urea production and increase the efficiency of the urea unit। अगर ये हो जाएगा तो स्थिति क्या होगी कि सरकार के ऊपर इंपोर्ट की जो आयात का है वो भार धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इस नीति से सरकार के बोझ कम तथा आयात निर्भरता में कमी आएगी। इस नीति से सरकार के बोझ कम तथा आयात निर्भरता में कमी आएगी। This policy will reduce the burden of government and imports depend. The policy will reduce the burden of government and imports depends. क्लियर जी सारी सर। चीजें? जी सर। हाँ तो ठीक है। अब इसमें जो है पेस्टिसाइड्स का यूज है, ये सब प्रैक्टिकली चीज है। तो अभी इसमें हम कुछ जानकारी और लिखवाएंगे, कल ये चैप्टर खत्म होगा आपका, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको जानते हैं क्या है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। ये हम नोट्स अपने बनाए थे, हम कहा ओवरऑल जितनी योजनाएं, जितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके पास क्या पहुंच जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें आपको योजना सम्मिलित है। योजना रटने में आपको तो दिक्कत होती है, ठीक है? तो आपको लग गया ना कि योजना इसके लिए सुटेबल है, इस तरह की योजना, क्योंकि जब प्रॉब्लम होती है तभी प्लान बनता है। और कोई भी योजना निरर्थक नहीं होती, इसका मतलब कि कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिसके कारण उसको प्लान को क्या करना, उसका सलूशन निकालना है, इसलिए उसको योजना के तहत निकाला जाता है, सरकार निकालती है। तो जब हम इसको पढ़ लेंगे अभी, तो इसमें अभी और भी योजनाएं हैं, क्या उद्देश्य है उनका, क्यों बनाई जा रही हैं, ताकि आपको क्लियर रहे। और नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे बजट, तो अलग से सेक्शन पढ़ेंगे ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम बेरोजगारी पढ़ेंगे और गरीबी पढ़ेंगे, तो बेरोजगारी भी एक समस्या है। तो अगर बेरोजगारी भी समस्या है तो उस समस्या का भी समाधान के लिए क्या है, योजनाएं बनेंगी। और गरीबी भी एक समस्या है, और गरीबी है समस्या तो उसका मतलब उस गरीबी को निवारण करने के लिए योजना बनेगी। तो योजना ध्यान रखिएगा हमेशा सरकार के द्वारा समाधान के रूप में किसी न किसी प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, तो कल मुलाकात होती है सबसे। ओके जी सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। जी सर। गुड नाइट, थैंक बाय यू। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।